गुड इवनिंग एवरीवन। आज से हम पार्टनरशिप का जो पार्ट वन है, बुक वन है, उसका लास्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और वो है डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। ये बेहतरीन चैप्टर में से एक चैप्टर माना जाता है। अभी तक जितने भी चैप्टर करे हैं, पिछले 3-4 चैप्टर की अगर मैं बात करूं, चैप्टर नंबर 1 था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। उसमें तो डिफरेंट 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 चीज़ें आपको बताई गई हैं। इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसके बाद जो एक सीरीज शुरू हुई थी, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ द पार्टनर, वो सारे के सारे एक ही बेस पर थे। ठीक है ना? जो आपने चेंज इन पीएसआर में सीखा था, जो फंडामेंटल मैंने वहां बना दिए थे, वही सारे चीजें आपने अलग अलग चैप्टर में रिवाइज की है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म उन सबसे अलग है, तो इसके फंडामेंटल हमें दोबारा से पढ़ने पड़ेंगे। मतलब जो चेंज इन पीएसआर में आप लोगों ने पढ़ा है, वो फंडामेंटल यहाँ पे काम नहीं आएंगे। शुरुआत करने से पहले एक टर्म है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। उसमें मैं डिफरेंस बता देता हूँ। ऑल्दो इसका कोई न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से लेना देना नहीं है, लेकिन जो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं, एसोसिएशन रीजन के क्वेश्चन आते हैं, वो थ्योरी बेस से ही जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हमें एक नंबर को अहमियत देनी है, तो थ्योरी भी हमें मालूम होनी चाहिए। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जितनी भी चीजें अभी तक आपने पढ़ी हैं, चाहे चेंज इन पीएसआर है, चाहे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप है, चाहे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप है, चाहे डेथ ऑफ द पार्टनर है, ये सब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हैं। यानी कि व्हेन एग्जिस्टिंग रिलेशन अमंग द पार्टनर कम्स टू एन एंड। रिलेशनशिप जो एग्जिस्टिंग चल रहे हैं, जिस समय वो खत्म हो जाते हैं। खाली अगर आप पार्टनरशिप रेशो चेंज करेंगे तो भी वो रिलेशनशिप बदल रहा है। कोई न्यू पार्टनर आ रहा है, कोई जा रहा है, चाहे रिटायरमेंट की वजह से, चाहे डेथ की वजह से, इन सब सिचुएशन में वो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप चेंज हो रहा है। तो दीज आर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म विल कंटिन्यू, फर्म कंटिन्यू रहती है। तो जैसा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नाम है, इसमें फर्म जो है वो एंड हो जाती है। यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में तो सेम नेम से रिमेनिंग पार्टनर जो है वो फर्म को चलाते रहते हैं। अगर एडमिशन है तो एक नया पार्टनर आ गया, रिटायरमेंट आ गया, हो गया तो एक या दो पार्टनर चले गए, रिमेनिंग पार्टनर बच गए। ये सब केसेस आपके डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के हैं। डिसोल्यूशन फर्म में क्या है, फर्म खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले तो इसी का जो डिफरेंस है वो मैं आपको लिखवाता हूँ। तो स्पेस मैंने छोड़ा हुआ है नोट्स के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, this means ending the old partnership. This means ending the old partnership agreement, because someone joined, retire or died. But the firm continued with remaining or new partner.
business does not stop business does not stop, only the partnership change. ये तो बात हुई डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, ये बात हुई डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की। अब बात आती है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, this means the firm is shut down completely, all the business is closed, assets are sold, debts are paid, and leftover money is given to partners. जल्दी से कॉपी कीजिए। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या डिफरेंस है, और अभी और डिटेल में हम लोग एक्सप्लेनेशन उसकी देखेंगे। ये बिल्कुल मैं बेस से ही कराऊंगा आपको, क्योंकि अपने आप में अगर आप अपने कुलीग से पूछेंगे तो अपने आप में काफ़ी टफ चैप्टर माना जाता है, लेकिन मेरा इस चैप्टर में भी मानना ये है बेहद सिंपल सा चैप्टर है। इसी वजह से मैं कोई क्रैमिंग रोट लर्निंग कराने वाला नहीं हूँ। रोट लर्निंग से बात बन ही नहीं सकती, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेगा, एक बेस पर नहीं है। अगर आप फंडामेंटल आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है तो परेशानी होनी लाजमी है इस चैप्टर के अंदर। तो हम फंडामेंटल पर ही वर्क करेंगे। तो जल्दी से बताइए, कॉपी कर लिया या नहीं करा? यस और नो? कोई मैसेज मुझे नहीं मिला चैट बॉक्स में, बताइए कि कॉपी कर लिया है या नहीं किया है। वो भी कॉपी हो गया। कोई रिवर्ट नहीं है तुम्हारी तरफ से? ऐसा लगता है कि तुम क्लास ऑन करके फिर कहीं इधर उधर चले जाते हो। क्लास में मौजूद रहते भी हो नहीं रहते? तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मैंने डिफरेंस दिखा दिया है। अब डिफरेंस क्या है, ठीक है। ऑलरेडी अगर आपको मीनिंग क्लियर है, मीनिंग मैंने लिखाई दिया है कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन किसे कहते हैं और किन किन जगह वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म किसे कहते हैं। जब मीनिंग अगर आपको क्लियर है तो आराम से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। पहला जो बेस है अंतर का, वो चेंज
मीनिंग के आधार पर ये चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यहाँ पर कंप्लीट क्लोजर ऑफ द फर्म एंड द बिजनेस, ये मीनिंग से ही क्लियर हो रहा है। रीजन भी मैंने वहां पर लिखा दिए, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ ऑफ द पार्टनर है। जहां तक आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का कारण होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं आप करना चाहते, ठीक है ना, या कई बार कोर्ट भी इंटरवीन करती है, कोर्ट दखलंदाजी करती है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कभी कोर्ट दखलंदाजी नहीं करती। तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव कि क्या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में कोर्ट इंटरवीन कर सकती है कि नहीं करती है, ठीक है ना। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो फर्म जो है उसमें कोर्ट भी इंटरवीन कर सकती है, मतलब अलग अलग ग्राउंड है कि कोर्ट कब इंटरवीन करेगी और कब म्यूचुअल एग्रीमेंट से होगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर फर्म में डिसीजन ऑफ द पार्टनर्स एक मेन कारण है। इसके अलावा कोर्ट ऑर्डर है या एक्सपायरी ऑफ द टर्म या इंसॉल्वेंसी भी एक कारण है। बिजनेस स्टेटस के आधार पर अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस कंटिन्यू रहता है और यहाँ पर कंप्लीटली शट डाउन हो जाता है। पार्टनरशिप स्टेटस की अगर मैं बात करूं तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ओनली ओल्ड पार्टनरशिप एंड, लेकिन अगर आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो एंटायर पार्टनरशिप एंड। एसेट एंड लायबिलिटीज सेटलमेंट की बात करूं तो सेटलमेंट का मतलब क्या है कि बेचना या लायबिलिटीज का प्रयोग करना। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन कंप्लीटली सेटल डाउन नहीं होती, क्योंकि आपको रिटायरमेंट या एडमिशन के बाद अभी फर्म चलानी है। तो नॉट नेसेसरली सेटल्ड एज बिजनेस कंटिन्यूड। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कंप्लीटली सेटलमेंट होगा, सारी एसेट बेची जाएंगी, लायबिलिटीज का पेमेंट होगा और जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगा वो पार्टनर्स में सेटल डाउन होगा। फर्म एग्जिस्टेंस, फर्म कंटिन्यू विद द न्यू पार्टनरशिप और फर्म कम्स टू एन एंड। तो यहां तक कोई भी डाउट हो बता दीजिए। मीनिंग मैंने लिखा दिया है आपको, डिफरेंस मैंने पढ़ा दिया है। बिल्कुल थ्योरेटिकली वो दिमाग में बैठना चाहिए। न्यूमेरिकल तो हम बाद में स्टार्ट करेंगे, बहुत बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले तो मैं कई क्लासेज में इसका बेस ही तैयार करूंगा इस चैप्टर का। अब बात आती है कि डिसोल्यूशन पार्टनरशिप में टेक प्लेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे। जो आपने चैप्टर पढ़ के आए हैं उन्हें ही ध्यान रख लीजिए, बस इसके अलावा आपको डिसोल्यूशन पार्टनरशिप के रास्ते ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। चेंज इन पार्टनरशिप है, चेंज इन पीएसआर है, एडमिशन ऑफ पार्टनर है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, इसके अलावा डेथ ऑफ द पार्टनर है, इसके अलावा अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप भी होता है। तो उसे जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमारे यहाँ पढ़ाया भी नहीं जाता। तो यही वाले कारण आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ध्यान रख लीजिए। अब बात आती है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का। तो एग्जैक्ट कारण की हम बात नहीं करेंगे, डिटेलिंग की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। बस मोटे मोटे तो उसे याद रख लीजिए कि कुछ कारण है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट और कुछ कारण है बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। लेकिन कहाँ कहाँ विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट चल जाएगा, कहाँ कहाँ कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी, उनकी डिटेलिंग हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं, ना जरूरत है उसकी, कोई नीड नहीं है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ द पार्टनर, ये मेन याद रख लीजिए, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है। अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के वे की बात करें कि किन तरीके से फर्म डिसोल्व होती है, तो हम उसे ब्रॉडली टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट ऑर्डर, और इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट ऑर्डर। यानी कि कुछ वेज ऐसे हैं जहां कोर्ट के आदेश की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है और कुछ वेज ऐसे हैं जहां कोर्ट के आदेश की रिक्वायरमेंट पड़ती है। लेकिन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट कौन कौन से हैं और बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट कौन कौन से हैं, इनकी डिटेलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना मैंने दी है और ना ही जरूरत है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पता ही होने चाहिए ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर भी इस हेडिंग के अंदर मैंने दिए हैं डिड यू नो, यानी कि पूरा का पूरा जो क्रक्स अभी तक पढ़ाया है उसमें जो छठ के चीजें आई हैं वो क्या है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मे टेक प्लेस विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट और बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दोनों ही तरीके से पॉसिबल है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म
या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, फर्म नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट जरूरी होता है या कोई एक तरीका है? कोई तरीका नहीं है। हाउएवर, कोर्ट डज नॉट इंटरवीन इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर टेक प्लेस बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म नेसेसरली ब्रिंग्स इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि फर्म का डिसोल्यूशन ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन तो है, लेकिन पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन ऑटोमेटिकली डज नॉट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरली ब्रिंग्स इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, हाउएवर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वुड नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो यहां तक कोई भी डाउट, परेशानी हो तो मुझे पहले बताइए। ये सिर्फ अभी मैंने आपके दिमाग में फर्म का डिसोल्यूशन क्या होता है और पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन क्या होता है उसको अभी आपके दिमाग में मैंने डाला है। इसके अलावा कोई डाउट हो इसमें बताइए, इन दो टर्मिनोलॉजी में, इन दो टर्मिनोलॉजी में कोई भी डाउट हो बता दीजिए। अब दो सेक्शन हमें पढ़ने हैं, यहां से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं आपसे, असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ सकता है। ऑल्दो जो मेन स्ट्रीम के क्वेश्चन है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के, वहां इनका कोई रोल नहीं है। सेक्शन 48 है और एक सेक्शन 49 है। सेक्शन नीड नॉट टू बी रिमेम्बर, आपको सेक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि अकाउंट का पेपर है, क्लास 12th में हो आप लोग, तो सेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेक्शन 40 क्या कहता है? सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन, यानी कि स्टेप्स होते हैं इनके कुछ, कि पहले आपको अकाउंट का जो सेटलमेंट है वो कहां से करना है, देर आफ्टर कहां से करना है और फिर कहां से करना है। तो यानी कि लायबिलिटी अगर पेमेंट करनी है तो वो पहले कहां से होगी, फिर उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो कहां से होगी। तो ये सेक्शन 48 में गिवन है, ठीक है ना। पहले सेक्शन 48 की हम बात कर लेते हैं। व्हेन ए फर्म इज डिसॉल्व, बिजनेस स्टॉप एंड द मनी मैटर्स नीड टू बी सेटल्ड प्रॉपर्ली, द फर्म सेल्स इट्स एसेट एंड यूजेस दैट मनी टू क्लियर ऑल ड्यूज, ठीक है। अब बात आती है ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेज की। अगर लॉसेज हैं तो वो कहां से दिए जाएंगे? तो 3 स्टेप में लिखिएगा इसको। इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। स्टेप सोर्सेज ऑफ फंड, स्टेप 1 में जो है, यानी कि सबसे पहले अगर लॉसेज का ट्रीटमेंट होना है तो आउट ऑफ प्रॉफिट, अगर फर्म के पास प्रॉफिट्स हैं तो सबसे पहले आपको यहां से करना है। दूसरे स्टेप में आउट ऑफ कैपिटल, और थर्ड स्टेप में अगर बच जाता है, अगर अभी भी लॉस सेटल नहीं हुए, तो आउट ऑफ पार्टनर परसेंटेज। आउट ऑफ पार्टनर परसेंटेज, ध्यान रखिएगा, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन प्राप्त होते हैं कि लॉसेज को अगर हमें सेटल डाउन करना है तो सबसे पहले प्रॉफिट्स अगर अवेलेबल हैं, दूसरा अगर वो खत्म हो जाते हैं, अवेलेबल नहीं है, तो आउट ऑफ द कैपिटल, और तीसरा अगर कैपिटल भी खत्म हो जाती है तो फिर हमें आउट ऑफ द पार्टनर परसेंटेज, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। सेकंड थिंग इज एप्लीकेशन ऑफ एसेट, यानी कि जो आपके पास कैश है, जो बिल्डिंग है, जो डेटर्स है, उन्हें भी बेच के जो कैश आएगा तो उसे किस ऑर्डर में आपको यूटिलाइज करना है, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ एसेट का मतलब है उसे किस ऑर्डर में आपको यूटिलाइज करना है। तो मैं ऑर्डर की बात करूंगा, पेमेंट,
टू पेमेंट किसे होगा, पेमेंट किसे होगा। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं, यही सबसे पहले जो पेमेंट होगा वो पेमेंट टू आउटसाइडर लायबिलिटी, पे टू आउटसाइड लायबिलिटी, इसे एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी कह सकते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, क्रेडिटर का पेमेंट है, बिल्स पेबल का पेमेंट है, बैंक लोन का पेमेंट है, बैंक लोन का पेमेंट है, और पार्टनर रिलेटेड लोन का पेमेंट है। अगर एक्स वाई जेड पार्टनर है तो एक्स की वाई का लोन, एक्स के लोन की बात नहीं कर रहा, पार्टनर के लोन की बात नहीं कर रहा हूं, एक्स की वाइफ का लोन। ठीक है ना, सबसे नजदीकी रिलेटिव तो यही है। और या कोई भी रिलेटिव हो, ये जितने भी रिलेटिव के लोन है वो आउटसाइडर लायबिलिटी माने जाते हैं, आउटसाइड लायबिलिटी माने जाते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी माने जाते हैं। और ऑर्डर ऑफ पेमेंट में नंबर 1 स्थान है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट में सबसे नंबर 1 स्थान। अगर मैं ऑर्डर नंबर 2 की बात करूं, ठीक है ना, पे टू पार्टनर लोन, नॉट कैपिटल। ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या करना है, एक्स जो भी पार्टनर है उसका लोन की बात हम कर रहे हैं। तीसरे अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, पे टू पार्टनर कैपिटल, पार्टनर कैपिटल। और अगर मैं लास्ट की बात करूं, अगर सरप्लस अगर अभी भी बच जाता है, सरप्लस इफ एनी, अगर सरप्लस बच जाता है, हमने आउटसाइड लायबिलिटी पूरी पेमेंट कर दी, पार्टनर के लोन पूरे पेमेंट कर दिए, पार्टनर की कैपिटल हमने पूरी कर दी, अगर अभी भी बच जाता है तो सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इन पीएसआर। जल्दी से कॉपी कीजिए इसे। कॉपी होते ही मुझे मैसेज ड्रॉप कीजिएगा। अभी कुछ बच्चों का मैसेज आया नहीं है। हैव यू ऑल नोटेड डाउन? चलिए मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। दिस इज सेक्शन 48, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेज की हम बात करेंगे और एप्लीकेशन ऑफ एसेट की बात करेंगे। जहां तक ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेज की बात करेंगे तो उसकी जो हियरार्की है, स्टेप 1 में लॉसेज को कहां से सेटल करना है, स्टेप 2 में कहां से सेटल करना है, फिर कहां से सेटल करना है, तो उसके 3 ही स्टेप हैं। सबसे पहले लॉसेज शैल बी सेटल डाउन
आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर फर्म के पास प्रॉफिट हैं तो सबसे पहले लॉसेस को वहीं से आप मीट आउट करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन में जब आएगा तो मैं और डिटेलिंग में समझा दूंगा। दूसरी चीज है कि अगर आउट ऑफ प्रॉफिट रिकवरी नहीं हो पा रही है तो आउट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल से भी लॉसेट को आप सेटल डाउन करेंगे। और अगर पार्टनर कैपिटल से भी नहीं हो पा रहा है, यानी कि अभी पेमेंट करने के लिए आपके पास पैसा है ही नहीं, प्रॉफिट सारे मीट आउट हो चुके हैं, पार्टनर की कैपिटल सारी खत्म हो चुकी है, तो पार्टनर को इंडिविजुअली पर्सनली उस पैसे को लेके आना पड़ेगा। वो कैसे लाएंगे वो हम क्वेश्चन में देख लेंगे। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है छोटे छोटे क्वेश्चन में। एप्लीकेशन ऑफ एसेट, यानी कि जो एसेट्स हैं, जो आपके पास फंड्स हैं, जो चाहे कैश है, चाहे वो कैश एट बैंक है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो प्लांट मशीनरी है, तो पेमेंट किसे किया जाएगा? क्योंकि आपके पास लायबिलिटीज में कैपिटल भी है, आपके पास बैंक लोन क्रेडिटर भी है। तो एप्लीकेशन ऑफ एसेट का ऑर्डर क्या है? तो सबसे पहले पेमेंट टू आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज के लिए मैंने एग्जांपल दे दिए, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, बैंक लोन है। और जो मेन आपको फोकस करना है वो पार्टनर का कोई भी रिलेटिव है, पार्टनर की वाइफ भी वो आउटसाइड लायबिलिटीज में आती है, तो बाकी तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। सेकंड स्टेज पर अगर पार्टनर्स के कैपिटल भी हैं, पार्टनर के लोन भी हैं, तो सेकंड प्रायोरिटी जो दी जाएगी पार्टनर्स के लोन को दी जाएगी, और थर्ड प्रायोरिटी पार्टनर्स कैपिटल को वापस करने के लिए दी जाएगी। और अगर अभी भी कुछ बच गया है तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो सरप्लस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग द पार्टनर, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ एक क्वेश्चन जो हैं एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स पर हैं, एक एक दो नंबर में पूछ लिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑल द पार्टनर ऑफ द फर्म हैव डिसाइडेड टू क्लोज द बिजनेस, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का केस हो गया। नाउ देयर इज डिसएग्रीमेंट, रिया ए पार्टनर वांट्स हर लोन 1,50,000 टू बी पेड बिफोर एनी पार्टनर कैपिटल इज रिटर्न। रिया ये चाह रही है कि पार्टनर की कैपिटल को रिटर्न करने से पहले उसका लोन का रिपेमेंट हो। बट कुणाल जो दूसरा पार्टनर है, another partner believes that capital of the partner should be paid first and then loan। जो दूसरा पार्टनर है वो ये कह रहा है कि नहीं, पहले कैपिटल वापस होती है उसके बाद लोन वापस होते हैं। तो हु इज राइट? तो इन दिस क्वेश्चन रिया इज राइट, बिकॉज एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो ऑर्डर ऑफ पेमेंट है, कैपिटल से पहले रीपेमेंट आपका लोन का होगा, तो यहाँ पर लोन का रीपेमेंट पहले होगा, उसके बाद कुणाल की कैपिटल का होगा, ठीक है। तो यहां पर हम एक शॉर्ट आंसर लिख लेते हैं, रिया इज राइट एज पर पार्टनरशिप। सेक्शन की जरूरत नहीं है, वो ना ही लिखने के लिए कुछ आता है आपके यहाँ। तो एज पर द पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनर लोन इज रीपेड फर्स्ट देन पार्टनर कैपिटल। पहले लोन रीपेमेंट किए जाएंगे, उसके बाद कैपिटल वापस होगी। तो ये शॉर्ट आंसर मैंने लिखवा दिया, कॉपी कर लीजिएगा इससे पहले। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, all the partner decide to dissolve the firm on 1st March 2024. Rohan, a partner, demands that her loan of rupees 90,000 be paid before payment of loan taken from Mrs. आरोही। मिसिज आरोही समझिएगा, यहाँ पे कोई पार्टनर नहीं है, ये मिसिज आरोही, तो आरोही की वाइफ होगी, और आरोही भी पार्टनर नहीं है, कुछ ऐसा बता नहीं रखा। But Karan, another partner, sees that Mrs. Arohi loan should be paid first before repaying Rohan loan। तो कौन सही है? यहाँ पे करण इज राइट।
Karan is right. Karan is right. According to the Partnership Act, according to Partnership Act, loan taken from external parties are to be paid before the repayment of partner loan. पार्टनर लोन से पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पेमेंट होगा. सिंस मिसेज आरोही is not a partner, her loan of rupees 25,000 is treated as external liability so it will be paid first. It will be paid first and only then the loan of rupees 90,000 from Rohan will be considered. Will be considered. Noted. थोड़ा सा बड़ा आंसर लिखवाया है मैंने, छोटा आंसर भी चल सकता था, बहुत सारी चीजें रिपीटेड हैं. ग्रेट. क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा. मेहुल एंड तन्वी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1. मिसिज मेहुल, यहाँ पर मिसिज मेहुल है ना, पार्टनर की वाइफ है, हैज गिवन ए लोन ऑफ 30,000 टू द फर्म एंड फर्म हैज ऑल्सो टेकन ए लोन ऑफ 15,000 फ्रॉम तन्वी. तन्वी खुद पार्टनर है, तो एक तो पार्टनर की वाइफ से लोन ले रखा है और एक पार्टनर से खुद से लोन ले रखा है. अब इसकी प्रायोरिटी तो मालूम है आपको, जो पार्टनर की वाइफ है, पार्टनर की के रिलेटिव हैं, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी मानी जाती है. द फर्म इज डिसॉल्व एंड टोटल अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द एसेट 35,000. तो यहाँ पर ये भी दे रखा है कि हमारे पास टोटल एसेट कितनी है.
There is no other creditor. State the order of payment for Mrs. Mehul and Tanvi loan with reason. तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट बताना और हम यहाँ पे ये भी बता सकते हैं किसको कितना मिलेगा। ठीक है, तो मिसिज मेहुल को तो पूरे 30,000 मिल जाएंगे क्योंकि 35,000 है, और तन्वी से 15,000 का लोन ले रखा है, तो लेकिन बचे ही आपके पास अब 5,000 रुपये हैं, तो तन्वी के लोन की सिर्फ 5,000 रुपये पेमेंट हो पाएगा। तो इसे भी लिखिएगा। एज पर पार्टनरशिप एक्ट, एज पर पार्टनरशिप एक्ट, मिसिज मेहुल लोन of ₹30,000 is treated as external liability, so it will be paid first. Then if any amount is left, partner loan that is, यहाँ पर तन्वी का है, of ₹15,000 will be paid. अब यहाँ पे एसेट लाइक कितनी है, सो आउट ऑफ 35,000 ₹30,000 will be paid to Mrs. Mehul and balance 5,000 will be paid to Tanvi. Balance 5,000 will be paid to Tanvi. Have you noted?
एक लास्ट टॉपिक आज के लिए, ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा यूज होगा नहीं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि एमसीक्यूज वगैरह में थोड़ा बहुत यूज हो सकता है, क्वेश्चन वगैरह में कई केस में यूज नहीं होगा। फर्म डेट्स एंड प्राइवेट डेट्स, इनमें डिफरेंस और सेक्शन 49 क्या कहता है, इनकी एप्लीकेशन के बारे में वो हमें जानना जरूरी है। ऑल्दो इनका डायरेक्टली कोई यूज आपके क्वेश्चन करते वक्त नहीं होगा। सबसे पहले तो हम डिफ्रेंशिएट ही कर लेते हैं। फर्म डेट्स का मतलब क्या है कि जो फर्म की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में है, यानी कि फर्म के डेट का मतलब है जो फर्म की लायबिलिटी है, और पार्टनर्स के प्राइवेट डेट का मतलब है कि हर पार्टनर की अपनी इंडिविजुअल लायबिलिटी होगी, ठीक है ना। तो ये तो पहले बात है कि दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, तो पहले इसी को समझ लेते हैं। फर्म डेट मीन्स द डेट owned by the firm to the third party, firm owned to the third party। और पार्टनर प्राइवेट डेट का मतलब पार्टनर्स owned to the third party। पार्टनर्स प्राइवेट डेट मीन द डेट owned by a partner to any third party in his or her personal capacity। फर्म के डेट के लिए ऑल पार्टनर ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल है, ये मालूम है आपको, ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल। और पार्टनर के प्राइवेट डेट के लिए दूसरे पार्टनर क्यों लायबल होंगे? मैं किसी फर्म में अगर पार्टनर हूं और मैंने पर्सनल लेवल पर अपने बच्चे के लिए लोन ले रखा है, तो दूसरे पार्टनर क्यों चुकाएंगे? तो वहां पे पर्सनली ही लायबल होंगे, द कंसर्न पार्टनर पर्सनली लायबल। अब बात आती है यूज ऑफ फर्म प्रॉपर्टी, इसे ध्यान से समझिएगा। फर्म की प्रॉपर्टी, पहले मैं पूरा समझा देता हूँ फिर यहां से पढ़ा देता हूँ। फर्म की प्रॉपर्टी पहले फर्म के डेट को चुकाने में यूज होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी प्राइवेट डेट को चुकाने में यूज होगी। बड़ा लॉजिकल सी बात है। अब बात आती है कि क्या फर्म की प्रॉपर्टी प्राइवेट डेट को चुकाने में भी यूज हो सकती है? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस, ठीक है ना। अगर बशर्ते कि फर्म का डेट पहले पूरा रीपेमेंट हो जाए। अगर फर्म का डेट ही रीपेमेंट नहीं हो रहा है, अभी हमने देखा था ना एप्लीकेशन ऑफ एसेट, सबसे पहले आपको एक्सटर्नल लायबिलिटी चुकानी है, फिर उसके बाद आपको पार्टनर के लोन चुकाने हैं, फिर पार्टनर के कैपिटल, और अभी भी बच जाए तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बच जाएगा, मतलब बाकी पार्टनर में बच जाएगा। तो अगर एक्सटर्नल लायबिलिटी सारी चुका दी गई, पार्टनर के लोन चुका दिए गए, तो अब तो जो भी बचा हुआ है कैपिटल में ही बटना है, ठीक है ना। तो जो वो पैसा आएगा, तो क्या उस पैसे से पार्टनर का निजी लोन नहीं चुकाया जा सकता? चुकाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन पहले फर्म का फर्म से चुकाया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। फर्म की एसेट पहले फर्म की लायबिलिटीज के लिए, रीपेमेंट के लिए यूज होंगी। अगर बच जाती हैं तो पार्टनर्स के लिए भी यूज हो सकती हैं, ठीक है ना। जितना पार्टनर में बटेगा सिर्फ उतना, ठीक है ना। जो ए को मिलेगा, ए का हिस्सा बी की पर्सनल लायबिलिटी को चुकाने के लिए यूज नहीं हो सकता, ऐसी बी को जो मिलेगा वो सी की पर्सनल लायबिलिटी को चुकाने के लिए यूज नहीं हो सकता। लेकिन ए का शेयर ए की लायबिलिटी को चुकाने के लिए यूज हो सकता है, बी का शेयर बी की लायबिलिटी को चुकाने के लिए यूज हो सकता है, सी का शेयर सी की लायबिलिटी को रीपेमेंट करने के लिए यूज हो सकता है। तो यूज ऑफ फर्म प्रॉपर्टी used first to pay firm debt can be used after firm debts are paid if anything remain। अब बात आती है यूज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसे भी समझिएगा। मैं ए की बात कर रहा हूं, चलिए कोई ए पार्टनर है, ए का पर्सनल एसेट जो थी, पर्सनल की बात कर रहा हूं मैं, पर्सनल एसेट थी 10 लाख और पर्सनल लायबिलिटीज थी 7 लाख। तो एक्सेस कितना बच गया इसका? एक्सेस कितना बच गया? 3 लाख बच गया, एक्सेस 3 लाख बच गया। क्या इस 3 लाख को पार्टनरशिप फर्म में यूज किया जा सकता है फर्म की लायबिलिटी को रिपेमेंट करने के लिए? आंसर इज यस, ठीक है ना, आंसर इज यस। लेकिन इस बात को समझिए कितना। मैं एक फर्म की बात कर रहा हूं, फर्म में ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ठीक है ना। तीनों पार्टनर की 5 लाख 5 लाख 5 लाख की कैपिटल है, ठीक है। जो एसेट सरप्लस हैं, लायबिलिटी जो फर्म की एसेट्स हैं, फर्म एसेट्स जो हैं वो थी आपकी 6 लाख रुपए, और फर्म की लायबिलिटीज थी वो थी आपकी
12 लाख रुपए, ठीक है। और PSR जो है इनका 1:1:1 है। मैं केवल कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक सिंपल क्वेश्चन बना रहा हूं। तो एक्सेस कितना है, एक तरह से डेफिशिएंसी कितनी है इनकी, 6 लाख रुपए। फर्म की एसेट से फर्म की लायबिलिटी 6 लाख तक तो चुक जाएंगी। अब बचे आपके 6 लाख, तो ये 6 लाख रुपए पार्टनर लाएंगे। जो मैंने एप्लीकेशन ऑफ लॉसेज नहीं बताया था कि सबसे पहले आउट ऑफ प्रॉफिट में से है, फिर आउट ऑफ कैपिटल में से है, और अगर अभी भी बच गया तो वो पार्टनर इंडिविजुअली लेके आएंगे। इस 6 लाख में एक तरीके से ए का 2 लाख रुपए है, ए का 2 लाख रुपए है, बी का भी 2 लाख रुपए है और सी का भी 2 लाख रुपए है, ठीक है। अब इस 3 लाख रुपए से क्या इन 6 लाख रुपए को चुकाने में काम आ सकता है? आंसर इज नहीं, नो। जो फर्म की एसेट्स हैं वो तो ज्वाइंटली एंड सेवरली सारे लाएंगे, लेकिन जो प्राइवेट एसेट में बच जाएगा, सपोज कीजिए ये मैं ए की बात कर रहा हूं, तो ए का 3 लाख जो बच गया वो ए की लायबिलिटी को चुकाने में ही यूज होगा। जो ए की लायबिलिटी है उसे ही चुकाने में यूज होगा। ऐसी बी का अगर कोई एक्सेस बच गया तो वो बी की लायबिलिटी को चुकाने में यूज होगा। अगर सी का कोई एक्सेस बच गया तो वो सी की लायबिलिटी को चुकाने में यूज होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। गेटिंग दिस पॉइंट? कोई डाउट हो बता दीजिए। तो अब देखिएगा, यूज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। पहले इसकी यूज को हम प्राइवेट डेट से पढ़ते हैं। यूज फर्स्ट टू पे प्राइवेट डेट, और अगर बच जाता है यूज ओनली इफ फर्म प्रॉपर्टी नॉट एनफ, यानी कि अगर फर्म की प्रॉपर्टी फर्म के डेट को चुकाने में सफिशिएंट नहीं है तो प्राइवेट डेट को भी यूज किया जा सकता है। लेफ्ट ओवर प्राइवेट प्रॉपर्टी जो बच गई कैन बी यूज फॉर फर्म डेट नीडेड इफ नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग अदर पार्टनर प्राइवेट डेट, यानी कि दूसरे पार्टनर के प्राइवेट डेट को चुकाने के लिए यूज नहीं होंगी, फर्म के लॉसेस को चुकाने के लिए वो यूज होंगी, लेकिन सबसे पहले क्या होंगी, वो फर्म का खुद का होगा, ठीक है ना। इस बात को समझ लीजिए आप। इंपॉर्टेंट नोट, पर्सनल एसेट ऑफ वाइफ ऑब्लिक चिल्ड्रन आर नॉट इंक्लूडेड, फर्म के डेट में ये इंक्लूडेड नहीं होते हैं, और पर्सनल डेट इज इक्वल टू पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तो यहां तक कोई डाउट हो मुझे बता दीजिए। ये केवल मैंने पढ़ा जरूर दिया है, बहुत ज्यादा यूज होगा नहीं, तो मैंने बहुत ज्यादा डिटेलिंग में करने की कोशिश नहीं की है। हाँ, कुछ कुछ पता होना चाहिए कि बिल्कुल ब्लैंक नहीं होने चाहिए इस टॉपिक से। अगर कुछ आ जाए कहीं क्वेश्चन को समझने में यूज होने लगे इसका, तो आपको मालूम होना चाहिए, आप अटकेंगे नहीं। कोई डाउट है इसमें? एनी डाउट बेटा? गुड, आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे क्लास। आज ही हमने डिसोल्यूशन का चैप्टर स्टार्ट किया है, बस आज की क्लास में तो मैंने डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इनका जो मीनिंग है, दोनों में क्या डिफरेंस है, लॉसेस का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, एसेट अगर बच जाती हैं तो उसको अप्लाई कैसे करते हैं, और फर्म की डेट और पार्टनर के प्राइवेट डेट का क्या ट्रीटमेंट होता है, ये मोटी मोटी चीजें आपको बताइए। कल से कल भी फंडामेंटली चलेंगे, लेकिन जो मेन क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं उनके फंडामेंटल चलेंगे। ये जो आज मैंने पढ़ाया है इनका मेन क्वेश्चन से कोई रिलेशन दूर दूर तक नहीं है, कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हेल्पफुल है कि आपको ये तो पता लग जाए ना कि क्या क्या इश्यूज नॉर्मली डिसोल्यूशन में आते हैं। जैसे हमें एडमिशन के समय के इशू पता लग गए थे, रिटायरमेंट के समय के इशू पता लग गए थे, डेथ के समय के इशू पता लग गए थे, वो कॉमन इशूज थे, ठीक है ना। चेंज इन पीएसआर के इशू सब कॉमन इशूज थे। ये चेंज उन सबसे बिल्कुल ही चेंज है। तो कल भी फंडामेंटल ही चलेंगे, अगले 2-4 दिन अभी फंडामेंटल ही चलेंगे, लेकिन वो सारी चीजें वो डायरेक्टली आपके फिर मेन क्वेश्चन से रिलेट करेंगे, तो आप उन्हें मेन क्वेश्चन का एक तरह से सब पार्ट मान सकते हैं, और है वो फंडामेंटली, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।